नमस्ते, वेलकम, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके प्यारे चैनल लक्ष्य विजय में। और मैं राजेश सर आपके साथ फिर से एक बार किसान आंदोलन भारत आधुनिक भारतीय इतिहास के किसान आंदोलन के साथ जुड़ गया हूं। इससे पहले किसान आंदोलन से जुड़े हुए मैं 2 वीडियो आप लोगों को दे चुका हूं, जिसे संभवतः आप लोगों ने देख लिया होगा। नहीं देखा होगा तो देख लीजिएगा, ताकि आपको किसान आंदोलन से जुड़े हुए जो भी तथ्य है, जो भी बातें, जो भी कंफ्यूजन है, उसे आप दूर कर पाए। अब हम लोग 20वीं ही शताब्दी के किसान आंदोलन में, आपको याद होगा हम लोग इससे पहले वाले वीडियो में 20वीं शताब्दी के किसान आंदोलन की चर्चा कर रहे थे, जिसमें चंपारण की भी बात हुई थी, जिसमें खेड़ा की भी बात हुई थी, जिसमें बारदोली की भी बात हुई थी। आज हम लोग बात करेंगे जो तमाम अलग अलग प्रकार के किसान सभाओं को गठित किया जा रहा था। ये बात अगर मैं चर्चा में लेकर आऊं, अगर मैं इसकी बात करूं, तो ये वही समय है 1918, 20, 22 वाला, यानी कुल मिलाकर ये वो समय है। अच्छा, इस बीच एक चीज और गौर करिएगा, मैं अभी उस मुद्दे पर आता हूं कि शुरुआत दौर में किसान आंदोलनों को कांग्रेस का भरपूर समर्थन नहीं मिल रहा था। 1916 तक आते आते आप देखेंगे तो भारतीय राजनीति में एक परिवर्तन आपको दिखेगा। परिवर्तन ये कि अंग्रेजों की चालों, अंग्रेजों के कुटिल चालों को भारतीय समझ रहे थे। दूसरा कि 1916 तक आते आते कांग्रेस से अलग कह लीजिए एक आंदोलन चल रहा था, जिसका नाम था होम रूल लीग आंदोलन, ठीक, जिसका प्रभाव पड़ने वाला है। अब आंदोलन से बाहर निकल करके अंग्रेजी प्रशासन की ओर आ जाएं। तो अंग्रेजी प्रशासन के द्वारा जो आजकल की अगर मैं बात करूं, तो आजकल का जो संयुक्त प्रांत आपको दिखाई पड़ता है, जिसे उत्तर प्रदेश वगैरह कहा जाता है, जो अवध वाला क्षेत्र है, यहां पर हो क्या रहा है कि अंग्रेजी सरकार के द्वारा जो जमींदार और जो तालुकेदार हैं, उनको हद से ज्यादा शक्ति दे दी जा रही है, और उनको लगान जमा करने और लगान को वसूलने की, जिसे कहते नहीं, बेतहाशा शक्ति दे दी गई है। इस वक्त फिर से कुछ देर के लिए यूरोप चल पड़िए, तो यूरोप में आपको वर्ल्ड वॉर दिखाई पड़ रहा है। अच्छा, ये जो जमींदार हैं और जमींदार की हरकतें, इनको लेकर के अंग्रेजों का किसी भी प्रकार के कि ये क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, किस प्रकार से कर इकट्ठा कर रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। अंग्रेजों ने जमींदारों के साथ जो एक प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट किया है, उसमें वो अंग्रेजों के द्वारा, अंग्रेजी सरकार के द्वारा जमींदारों को ये बता दिया गया है कि हमें लगान के रूप में इतना पैसा चाहिए। लगान की दर फिक्स की जा चुकी है। जमींदार भी अब वो जानता अच्छी तरह से कि अंग्रेज तो उसके पास वेरीफाई करने नहीं आएगा कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं। उधर अंग्रेजी सरकार जमींदारों को ये कहती है किसी भी कीमत पर हमारे तुम्हारे बीच का जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो हमें लगान चाहिए। यहां से शुरुआत हो रहा। दूसरा, एक और चीज चला करती थी जमींदारों के द्वारा, जिसे कहा जाता है नजराना। नजराना ये है कि किसान जो अधिकतर जमीन से बेदखल कर ये जा चुके थे, तो किसान दोबारा से वो जमीन प्राप्त कर सके, जिसके लिए वो जमींदार या तालुकेदार को एक प्रकार का जिसे कह सकते हैं रेंट कह लो आप, एक प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट, एक प्रकार का रेंट दिया करता था नजराने के तौर पर, कि साहब हमें ही जमीन दे दीजिएगा, हमें ही खेती करिए कराने दीजिएगा, हमें निकालिएगा मत। तो एक प्रकार का नजराना दिया जाता था। ये कर के अतिरिक्त है, ध्यान रखिएगा, ये कर के अतिरिक्त है, जो कि नजराना है, जिसे आप गिफ्ट भी कह लो आप एक प्रकार का, तो एक नजराना है। ये भी पीड़ादायक है भारतीय किसानों के लिए, भारतीय लोगों के, लेकिन से ये है कि मरता तो मरता क्या ना करता वाली बात थी। तो एक नजराने की समस्या आपको दिखाई पड़ेगी उधर। जब कर को लेकर सारी बातें निश्चित हो चुकी हैं और लगातार किसानों को पीड़ित और परेशान किया जा रहा हो, इतना ही नहीं, समय समय पर, अच्छा देखिए, जमींदार कर क्या रहे हैं, जमींदार किसानों से कर इकट्ठा करता है, और वो कर जो कि अंग्रेजी सरकार के साथ उसका कॉन्ट्रैक्ट है कि हमको कर के रूप में इतना पैसा चाहिए, वो दे देता था। अंग्रेजी सरकार वो पैसा प्राप्त करके खजाने में वो पैसा प्राप्त कर लेती थी, और उसके बाद उसे कोई मतलब नहीं था। उसे तो इस बात का भी मतलब नहीं था कि जितना पैसा हम कर के रूप में ले रहे हैं, क्या हम उसके बदले में उन्हें वो सुविधाएं दे पा रहे हैं। और कर की अगर आमदनी की बात किया जाए, तो लगातार ये वृद्धि करती ही चली जा रही थी। अगर आप 1970 उत्तर तक, सॉरी 1870 तक देखते हैं, 75 तक देखते हैं, तो लगान के रूप में उनको करीब
15 करोड़ डॉलर के आस सॉरी 15 लाख डॉलर के आसपास पैसा मिल रहा था। यानी कुल मिलाकर बहुत पैसा मिल रहा था, और ये प्रति मतलब अगर देखा जाए तो बढ़ ही रहा था लगातार। तो अंग्रेजों को कोई मतलब भी नहीं था, उनकी तो आमदनी बढ़ रही थी, उनके खजाने में पैसा भी बढ़ रहा था। उधर जमींदार करते क्या थे कि जमींदार जो हैं वो किसानों को अंग्रेजों के साथ होने वाला जो लगान था वो तो लेते ही थे, उसके अलावा भी लेती थी। उसके अलावा भी लेते थे, जो अंग्रेजों से लिया वो अंग्रेजों को दे दिया। अंग्रेजों को जमा करने के बदले में उन्हें कुछ 1% का पार्ट मिल जाता था बिचौलिए के तौर पर, वो भी ले लिया करते थे। और भारतीय किसानों के ऊपर और अत्याचार करके लगान, और लगान नहीं, ये एक प्रकार का जिसे कह सकते हैं ना कि वो अतिरिक्त पैसा धन उगाही किया करते थे, जिसके लिए किसान के साथ मारपीट करना, अत्याचार करना, ये सब करना वो किया करते थे। तो किसान बड़ा परेशान था, लेकिन वो करे तो क्या करे, उसके पास कोई रास्ता नहीं था। इसको लेकर के किसानों को मतलब अब समस्या ये कि राज्य वो पढ़े लिखे भी ज्यादा नहीं थे, राजनीतिक तौर पर उतने सक्रिय भी नहीं थे। करे तो करे क्या, कहे तो करे क्या। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस अभी तक किसान आंदोलनों के साथ जुड़ नहीं पाई थी, लेकिन आपको याद होगा 1916 में होम रूल लीग बन गया था। 3 सितंबर 1916 की बात करें तो एनी बेसेंट का लीग बना था, जिसका नाम ही था ऑल इंडिया होम रूल लीग। इस लीग की बैठकें जगह जगह पर हुआ करती थी। कई बड़े नेता जो कांग्रेस से हैं और कई बड़े नेता जो कांग्रेस से नहीं भी हैं, वो लीग से जुड़े हुए थे। तो जब ये बैठकें छोटी छोटी हुआ करती थी, तो आपने देखा होगा गांव की में देखा होगा तो कुछ किसान भले पढ़े लिखे ना हो लेकिन सक्रिय होते हैं, सक्रिय होते हैं। तो कुछ सक्रिय किसान इस लीग की बैठकों में जाया करते थे, सुना करते थे बातों को, और अब उन्होंने अपनी बातों को बताना शुरू कर दिया कि साहब हम लोगों के साथ ये होता है, हम लोगों के साथ ये होता है, ऐसा अत्याचार हो रहा है। तो कांग्रेस का तो नहीं, लेकिन लीग का समर्थन इस किसानों के समूह को मिलता चला गया। और ये जब समर्थन मिलता चला गया तो यहीं से शुरुआत हो गया हम लोगों के किसान सभाओं का। तो किसान सभा आंदोलन शुरू होगा, और जिसमें मैंने अभी आपसे बताया संयुक्त प्रांत, ये संयुक्त प्रांत वो है जो कि वर्तमान समय का उत्तर प्रदेश है। तो पहला बनाया गया संयुक्त प्रांत किसान सभा, यूनाइटेड प्रोविंस किसान सभा, इसको ध्यान रखिएगा कई एक बार, चूंकि मैंने आपसे बताया वर्तमान समय में संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश हो गया है, तो कई एक बार कई एक किताबों में आप पढ़ते होंगे तो आपको लिखा मिलता होगा उत्तर प्रदेश किसान सभा। मैंने संयुक्त प्रांत के लिए उत्तर प्रदेश लिख दिया है, उत्तर प्रदेश किसान किसान सभा, गलत मत समझ जाइएगा। संयुक्त प्रांत ही है जो कि 24 जनवरी 1950 से आ, उत्तर प्रदेश के नाम पर जाना जाएगा। तो होम रूल लीग के कार्यकर्ता अवध प्रांत में, अवध प्रांत एक बहुत बड़ा प्रांत हो जाता है जिसमें वर्तमान समय का अयोध्या, गोंडा, बस्ती, देवरिया, बाराबंकी, लखनऊ, सीतापुर, या ये आपका लखीमपुर खीरी, काफी बड़ा इलाका जिसे आप तराई बेल्ट कह सकते हैं, वो शामिल हो जाता है। तो अवध, संयुक्त प्रांत के अवध प्रांत में होम रूल लीग के कार्यकर्ता, और याद रखिएगा इस लीग में कई ऐसे सदस्य हैं जो कांग्रेस के और कई ऐसे सदस्य हैं जो कांग्रेस के नहीं हैं, तो वो सक्रिय हैं। लीग ने किसानों की इस बातों के लिए कहा कि देखो अपनी तो तुम बात कह रहे हो, जो अलग अलग कह रहे हो, पहला काम तो करो साहब, इकट्ठा हो जाओ, एक साथ आ जाओ, इकट्ठा हो जाओ, इकट्ठा हो, एक संगठन बनाओ। तो इस बात को किसानों को समझ में आया, हाँ बात तो सही है। अच्छा, लीग के मेंबर्स ने भी संगठन बनाने में जो अपना एक योगदान हो सकता है वो दिया। इस लीग को इस संगठन को बनाने में जो अवध क्षेत्र से ताल्लुक रखने वाले किसान हैं, फरवरी 1918 के आसपास की बात है, गौरी शंकर मिश्रा और इंद्र नारायण द्विवेदी जो कि किसान हैं। अब आप इनको किसान नेता भी कह सकते हो। तो इन दोनों किसान नेताओं ने अवध किसान सभा संयुक्त प्रांत किसान सभा का गठन किया है, और जिसको गठन करने में लीग के एक मेंबर और कांग्रेस के एक नेता जिन्हें मदन मोहन मालवीय कहा जाता है उनका समर्थन मिल गया। तो कांग्रेस का भी अब समर्थन हो रहा है धीरे धीरे, क्योंकि आप 1918 तक देखिएगा तो वो जो कांग्रेस का संयुक्त अधिवेशन हुआ था उसका भी प्रभाव आपको दिखाई पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा राजनीतिक नजारा और नजरिया बदलता आपको दिखाई पड़ रहा है। संगठन जब बनना शुरू हुआ तो संगठन में जो रिएक्शन आया वो बड़ा तेज आया, अच्छा रिएक्शन आया, तेज रिएक्शन आया। उस तेज रिएक्शन का परिणाम ये निकल कर आया कि जून 1919 तक आते आते संयुक्त प्रांत किसान सभा की करीब 450 शाखाएं स्थापित कर दी गई।
जगह जगह पर इकट्ठा होते हैं, बढ़ा हुआ लगान नहीं देंगे, ज्यादा लगान नहीं देंगे, जमींदार को जो नजराना देना है वो नजराना नहीं देंगे। नजराना तो छोड़िए साहब, जमींदार के घर में बच्चे का जन्म हुआ तो कुछ ना कुछ गिफ्ट देना है। वो गिफ्ट आपको अपनी इच्छा अनुसार से नहीं है, कहीं ना कहीं जमींदार की इच्छा चल रही है। घर में अगर जमींदार साहब के घर में, तालुकेदार साहब के घर में किसी की मृत्यु हो जा रही है तो भी पता चला कि गेहूं पहुंचाओ, ये करो वो करो और आके काम करो। शादी विवाह हो रहा है तो भी, यानी कुल मिलाकर किसी भी प्रकार से देखा जाए तो किसान बड़ा पीड़ित और परेशान है। तो ये तय कर लिया गया। अच्छा, इस बीच जब आप देखिएगा 1918 के दौर में जब ये, और 1919 तक आते आते जब इस आंदोलन को आप देखेंगे जब बढ़ रहा है, तो इसी दौर में थोड़ा और आगे बढ़कर आप देखेंगे तो आंदोलन जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, इस आंदोलन में कई और नेता जुड़ते चले जाएंगे। उनमें झिंगूरी सिंह, दुर्गपाल सिंह, और एक नया नाम जो कि बंबई से आने वाले हैं, बाबा रामचंद्र। बेसिकली बाबा रामचंद्र जो है वो बंबई क्या, बाबा रामचंद्र फीजी, फीजी एक जगह पड़ती है, फीजी से आने वाले एक गिरमिटिया मजदूर हैं। और बेसिकली बाबा रामचंद्र मजदूर भी नहीं है, वो गिरमिटिया, गिरमिटिया मतलब होता था कॉन्ट्रैक्ट लेबर। कॉन्ट्रैक्ट लेबर वाले में ये एक प्रकार के बाबा जी मतलब संत उंत महात्मा है, जो कि जब ये फिजी में रहा करते थे तो ये किसानों के लिए रामचरितमानस का पाठ वगैरह किया करते थे। तो फिलहाल बाबा रामचंद्र बंबई आ चुके हैं। घुमक्कड़ी प्रवृत्ति के आदमी थे, घूमते घूमते और रामचरितमानस का पाठ सुनते सुनते काफी कुछ जान गए थे। तो बाबा रामचंद्र भी इस आंदोलन में शामिल हो गए हैं। अच्छा, हो क्या रहा था कि इस आंदोलन में एक अच्छी बात प्रवेश कर जा रही है, वो बात है बहिष्कार को लेकर। बहिष्कार किस बात को लेकर? बहिष्कार कुछ ऐसा हो रहा है, और ये बहिष्कार आगे चलकर अभी मैं इसकी चर्चा करूंगा और तेज होने वाला है। बहिष्कार ये कि अगर वो किसान, जैसे अगर कहा गया कि बेदखली की जमीन पर, बेदखली बेदखली की जमीन पर किसी भी किसान के द्वारा काम न किया जाए। बेदखली का मतलब मान लो जमींदार के द्वारा मुझे जमीन से बेदखल कर दिया गया और उस जमीन को अब किसी और को दे दिया गया, तो कहा गया जो दूसरा वाला किसान जिसको बेदखली की जमीन मिली है वो बेदखली की जमीन पर खेती नहीं करेगा, एक बात। दूसरी बात, वो किसी भी प्रकार का एक्सेस टैक्स नहीं देगा। तीसरी बात, वो अपने सभी लोगों के साथ मिलकर रहेगा, और जो इस नियमों का पालन नहीं करेगा उस व्यक्ति का बहिष्कार किया जाएगा। और आप प्रतापगढ़, जो आजकल का प्रतापगढ़ है, अगर आपने राजनीति में एक नाम सुना होगा तो इस जगह से ताल्लुक रखते हैं राजा भैया। एक जगह पड़ती है, रूर इलाका पड़ता है प्रतापगढ़ में। तो प्रतापगढ़ में जो नाई धोबी बंद यानी कि बहिष्कार किया जा रहा है, एक प्रकार का नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार चल रहा है। ये उन लोगों के लिए जो कि अगर किसानों के द्वारा तय किए गए मुद्दों पर सहमति नहीं जता पाते हैं, वो अलग होते हैं। तो ये एक अच्छा कार्यवाही था जो कि किया जा रहा था। इस बीच होगा क्या कि 1919 तक के लिए थोड़ा आप आ जाइए वापस, हम लोग राष्ट्रीय राजनीति की ओर चले। 1919 जून के महीने तक और आगे चलकर आप देखेंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा कि साहब रॉलेट एक्ट आ चुका था। रॉलेट एक्ट का जो प्रतिरोध हुआ वो जलियांवाला बाग कांड हो गया था। खिलाफत आंदोलन भी आ चुका था। तो इस किसान आंदोलनों पर जो एक कांग्रेस की और होम रूल लीग तो मर्ज हो चुका था, वो कांग्रेस के साथ कहीं ना कहीं इन आंदोलनों में शामिल हो चुका था। तो कहीं ना कहीं इस आंदोलन पर जो एक नजरिया और जो एक नजारा होना चाहिए था वो पड़ नहीं पा रहा था। अच्छा, हुआ क्या कि इंद्र नारायण द्विवेदी, जो मैंने आपको बताया था कि गौरी शंकर मिश्रा और इंद्र नारायण द्विवेदी और कई नेता के बीच, इस बीच कुछ बातों को लेकर बंटवारा हुआ। बंटवारा किस बात को लेकर हुआ? बंटवारा हुआ क्योंकि जलियांवाला बाग कांड को लेकर, खिलाफत आंदोलन को लेकर के एक आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में शुरू किया गया जिसे असहयोग आंदोलन कहा गया। इस असहयोग आंदोलन पर किसान सभा के बीच बंटवारा हो गया। कुछ किसान, गौरी शंकर मिश्रा, इंद्र नारायण द्विवेदी, झिंगूरी सिंह, दुर्गपाल, ये लोग चले गए आपके असहयोग आंदोलन के में कि भाई देखो अब गांधी जी को स्वीकार कर लिया है, अब गांधी जी अगर असहयोग आंदोलन की बात करते हैं तो हम लोग असहयोग आंदोलन में शामिल होंगे। वो अलग विषय कि असहयोग आंदोलन में किसानों के जिन मुद्दों पर अभी तक बात चल रही थी, जिसमें एक बड़ा जन उभार आ रहा था, उन मुद्दों को बहुत ज्यादा प्रमुखता नहीं दी गई।
हाँ, ये ठीक है कि नो टैक्स जैसी बातें थी, लेकिन वो उस स्तर पर नहीं थी जिस स्तर पर और बातें चल रही थी। इसलिए कुछ किसानों के मन में निराशा आई और संयुक्त प्रांत किसान सभा के बीच बंटवारा हो गया। बंटवारा हुआ तो एक नया किसान सभा स्थान ग्रहण करता है, जिसे अवध किसान सभा कहते हैं। इस किसान सभा को बनाने का काम किया गया था बाबा रामचंद्र। ये वही बाबा रामचंद्र हैं जो गिरमिटिया मजदूरों के पुरोहित थे, जो फिजी से बंबई आ गए थे, बंबई से अभी अवध प्रांत में आ चुके थे, संयुक्त प्रांत किसान सभा के प्रमुख नेताओं में से एक हो चुके थे, जिन्होंने बड़े तौर पर लोगों के बीच जा जा करके प्रचार किया। अच्छा, बाबा रामचंद्र के प्रचार करने का तरीका यह था कि रामचरितमानस का पाठ किया जाता। इवन मैं थोड़े से लाइन भूल रहा हूं, बाबा रामचंद्र ने रामचरितमानस को जब पढ़ना शुरू किया तो उसमें वो कुछ नए लाइन पढ़ा करते थे। वो लाइन, मैं लाइन थोड़ा सा इस वक्त भूल रहा हूं, उस नए लाइन को वो जोड़ दिया करते थे कि क्या था वो, देखो मैं इस वक्त याद करने का प्रयास करता हूं, चलो नहीं याद आ रहा है। रामचरितमानस में वो जोड़ दिया करते थे कुछ लाइनें, और उस लाइन से जिसमें बाबा और झिंगूरी और वो कुछ नाम करके वो पूरा एक स्लोगन बना दिया करते थे, तो उसको जोड़ देते थे। उसका इम्पैक्ट ये पड़ता था कि लोगों को लगता था कि रामचरितमानस भगवान राम की कहानी नहीं बल्कि हम लोगों की, सामान्य लोगों की कहानी है। अच्छा, उसको बोलने का, उसको गाने का तरीका बाबा रामचंद्र का अपना एक विशेष प्रकार का था, इसने प्रभाव डाला। तो वही चीज आपको यहाँ पर भी दिखाई पड़ेगी, अवध किसान सभा में भी वही चीज दिखाई पड़ेगी। तो जल्दी ही अवध किसान सभा अक्टूबर 1920 में संयुक्त प्रांत किसान सभा से अलग होकर एक नया किसान सभा बना दिया जाएगा। और प्रतापगढ़ का रूर गांव, जिसकी चर्चा मैं अभी आपसे कुछ देर पहले कर चुका था, इसी में फुर्सतगंज का भी इलाका आ जाएगा, सुल्तानपुर वगैरह भी आसपास के इलाके पड़ते हैं। इन सब जगहों पर ये अवध किसान सभा सक्रिय रूप से आपको दिखाई पड़ेगी। मैंने भी आपसे बताया रामचरितमानस का पाठ किया जाता था। और एक बात का और ध्यान रखिएगा, हमारे किसान आंदोलनों में धर्म का बड़ा योगदान रहा है, हमारे क्रांतिकारी आंदोलनों में, क्योंकि धर्म का जैसे होता नहीं, शाम के समय प्रवचन हो रहा है तो लोग इकट्ठा हो गए, कीर्तन हो रहा है, जैसे आपने भी देखा होगा अगर आप कहीं जा रहे हो, मंदिर है और वहां पर अगर आरती चल रही, तो कई बार आपने देखा होगा अगर 10 लोग गए तो कम से कम 6-7 लोग तो रुक ही जाते हैं। अरे भजन हो रहा है, कीर्तन हो रहा है, आरती हो रही, रुक गए। हाँ, आरती में 5 मिनट की बात तो रुक लेते हैं, थोड़ा प्रसाद दे लेते हैं। 2-3 लोगों ने नमस्कार किया, बाबा जी सॉरी, भगवान जी सॉरी, बहुत जल्दी जाना है, निकल गए। कुछ लोग रुक भी गए। तो धीरे होता क्या है, कलेक्शन हो जाता है, लोग कलेक्ट हो जाते हैं। तो बाबा रामचंद्र ने रामचरितमानस का पाठ करके किसानों को इकट्ठा करना और भगवान राम के जीवन को यहाँ पर चरित्रार्थ करते हुए लोगों को जोड़ने का काम किया। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लगातार बढ़िया चल रहा था, बहिष्कार वाला भी काम चल रहा था, लेकिन चूंकि असहयोग आंदोलन के कारण जो एक प्रभाव इस आंदोलन पर आना चाहिए वो पड़ा नहीं था। इस बीच हुआ क्या कि सुल्तानपुर, बरेली और इन इलाकों की अगर बात करें तो इन इलाकों में कुछ ऐसी घटनाएं हो गई कि किसानों के द्वारा बैठकों के दौरान, और बैठक पूरी करके जब वापस जाने लगे तो ये लोग करते कहते बाजार में वो साहूकार और महाजनों की दुकान उकान लूटना, साहूकार और महाजनों के घरों को लूटना, ये मतलब कुछ हिंसात्मक गतिविधियां होने लगी। जब हिंसात्मक गतिविधियां होने लगी तो वैसे भी उधर गांधी जी एक राष्ट्रीय आंदोलन में इन्वॉल्व रहे और कांग्रेस उधर इन्वॉल्व रही, तो बहुत ज्यादा ध्यान गया नहीं। क्योंकि हिंसात्मक गतिविधि हो गई और गांधी जी बार बार इस बात को लेकर कह रहे थे कि देखो, अंग्रेजों पर पत्थर मत मारना, अंग्रेजों पर पत्थर छोड़ो, ईंट का छोटा सा हिस्सा भी मत फेंकना, नहीं तो वो गोली ही चलाएंगी। वो एक अलग विषय रहा। देखिए मनोदशा होती है, कभी कभी मनोदशा इतनी ज्यादा बिगड़ जाती कि आदमी न चाहते हुए भी एक्टिविटी कर बैठता है। तो अवध किसान सभा जो शुरुआत दौर में सही तौर पर चल रहा था, वो अचानक से हिंसात्मक रुख धारण कर लेता है। फिर आप जानते ही हैं, हिंसात्मक रुख हो गया तो कई सारे जब किसान इकट्ठा हुए, अब आप हिंसा करोगे तो पुलिस प्रशासन अपना काम करेगा, लाठी चार्ज और गोली चार्ज दोनों हो गया। तो कई किसान, पुलिसिया गतिविधि का परिणाम ये हुआ कि वो बेचारे भाग गए, भागना ही पड़ेगा। अच्छा, इस बीच क्या हुआ कि अवध क्षेत्र में एक नया रेंट एक्ट ला दिया गया। उस नए रेंट एक्ट में कुछ किसानों को लगा कि हाँ ठीक है, मेरी दशा कुछ आराम है पहले से, तो पहले से कुछ आराम हुआ तो कुछ किसान वैसे भी अलग हो गए।
यानी कुल मिलाकर अगले कुछ महीनों की अगर बात करें, 1921 के शुरुआत दौर तक की अगर बात करें, तो अवध किसान सभा अपने मूल रूप से भटक गया और यह आंदोलन धीरे धीरे करके शांत हो गया। इसी दौरान आप देखिएगा, अक्टूबर नवंबर महीना तक आते आते जो वर्तमान समय की बात करें तो आपका उत्तर संयुक्त प्रांत कह लो, हरदोई, बहराइच, सुल्तानपुर, बाराबंकी, सीतापुर वाला इलाका जो है, विशेषकर हरदोई, शाहजहांपुर केंद्र बनेगा। वहां पर आप देखेंगे तो एक और किसान आंदोलन चलता आपको दिखाई पड़ेगा, जिसका नाम रख दिया गया एका आंदोलन। अब इस आंदोलन में प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम देखो वही है, प्रॉब्लम बेसिकली वही है कि किसानों से ज्यादा टैक्स वसूला जा रहा है, वही नजराना उजराना वाली व्यवस्था चल रही। वो एक अलग बात है कि इस आंदोलन तक आते आते नजराना के ऊपर एक प्रकार का दबाव बन चुका है, लेकिन एक नए प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है। देखो समस्या क्या क्या है। जमींदार के द्वारा एक्सेस टैक्स यानी कि अधिक कर इकट्ठा किया जा रहा है, एक समस्या। इसकी दूसरी समस्या एक और आ रही है, वो ये आ रही है कि ठेकेदारी व्यवस्था। ठेकेदारी व्यवस्था, ठीक है, मैं अभी इनके बारे में आपसे बात करता चलूंगा। और तीसरी जो प्रॉब्लम आ रही है, वो एक तरीके से आप कह लो शेयरिंग सिस्टम, आप इसे कह लो बटाई व्यवस्था, ज्यादा बेहतर होगा। बटाई व्यवस्था, शेयरिंग कल्टीवेशन, इसको आप कह लो बटाई व्यवस्था। ठीक, अब देखो हो क्या रहा है, अधिक कर तो लगा हुआ, ठीक है कि वो थोड़ा सा नजराना व्यवस्था बंद हो गया, लेकिन उसके अलावा टैक्स अधिक लगा करके जमींदारों ने उसकी भरपाई कर ली है। मतलब कुल मिलाकर नाक को चाहे आप ऐसे पकड़ लो चाहे ऐसे पकड़ लो, ठीक है, तो कुल मिलाकर वो अपना काम कर रहे हैं। अच्छा, हो क्या रहा है कि जमींदार खुद कर इकट्ठा करने जाते नहीं, बल्कि उन्होंने एक नई व्यवस्था शुरुआत कर दिया। वो व्यवस्था, वो ठेकेदार जो गांव में रहते हैं, ठेका तुम जा कर लेना, मतलब होता नहीं है, कई बड़े बड़े ठेकेदार जो होते हैं, बड़े बड़े जमींदार, कुछ लोगों को भेज देते, जाओ जमा करके आना और तुमको दे दे, चल तुम्हारा भी कमीशन हो जाएगा। तो नए ठेकेदार व्यवस्था हो गई है। ये ठेकेदार करते क्या थे? एक तो जमींदार ज्यादा कर वसूल कर रहा है। अब ये ठेकेदार आते थे, ठेकेदार भी, जो जमींदार ने बोला जाके उस घर से 20 रुपए ले लेना, मतलब कर के रूप में 20 रुपए ले लेना, इस ठेकेदार क्या करता था, आके 20 रुपए की जगह 25 रुपए मांगता था। 25 रुपए दो। 25 रुपए किस बात के? ऐसा दे रहा कि दे खींच के भी तुमको, मारो दो लाठी। अब होता क्या था, बड़ा परेशान। अब वो 25 रुपए, फिर धीरे धीरे करके वो 26 रुपए, यानी लगातार ये ठेकेदार परेशान करते थे, बेइज्जत करते थे, घर की महिलाओं के साथ बड़ा उल्टा सीधा हरकत किया करते थे। तो ये ठेकेदार वाली प्रॉब्लम इकट्ठा हो रही है। बटाई वाली व्यवस्था, बटाई आप जानते ही हैं कि उसमें दो लोगों के बीच जमीन किसी की होगी, मेहनत किसी का होगा, बाकी जमीन का जो सिंचाई होगा उसका बंटवारा हमारे आपके बीच हो जाएगा, बीज का पैसा जो आएगा उसका बंटवारा हो जाएगा, जो पूरी फसल आएगी उसका बंटवारा हो जाएगा। नियमानुसार तो ये जिस हिसाब से रेशियो चलेगा उस हिसाब से होगा, लेकिन जानते ही हैं जो ताकतवर है बंटवारे में वो अपनी शक्ति का प्रयोग ज्यादा करता है। तो स्वाभाविक तौर पर बंटवारे की व्यवस्था, ये बटाई की व्यवस्था भी उतनी फायदेमंद नहीं दिखाई पड़ रही, किसानों के लिए दिक्कत है। अच्छा, इस बीच आप देखिएगा जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रहा है, जिसमें घूम घूम कर आंदोलन चल रहा है, तो इस इलाके के किसानों ने कांग्रेस के नेताओं से इस बात को कहा कि भाई ऐसी सी प्रॉब्लम है। तो कांग्रेस के नेताओं का ध्यान गया और कांग्रेस के नेताओं ने और गांधी जी ने भी कहा इस बात को लेकर कि देखो भाई, सबसे पहला काम ये करो कि जो तुम लोग बटे हुए हो ना, बटे मत रहो यार, एक जगह पर आओ, एक जगह इकट्ठा हो। जब तक एकत्रित नहीं होगे तब तक मुकाबला नहीं हो पाएगा। गांधी जी इस बात को समझ रहे थे, क्योंकि गांधी जी को यह पता था कि जब तक इकट्ठा नहीं होंगे तब तक कोई आंदोलन सफल नहीं हो पाएगा। किसी भी शक्ति को लड़ने के लिए आपको ज्यादा शक्तिशाली होना पड़ेगा। तो इकट्ठा हो भाई, इकट्ठा हो जाओ। तो कांग्रेस के कहने और कांग्रेस के कई एक नेता यहां पर जुड़ते चले गए और बैठक किया जाते थे, बैठक मीटिंग करते थे, जिसको कि एका बैठक कहा जाता था। इसी एका बैठक के नाम पर इस आंदोलन का नाम एका आंदोलन पड़ जाएगा। तो अब यह आंदोलन धीरे धीरे करके लोग इकट्ठा होते चले गए, लोग जुड़ते चले गए। और इस आंदोलन में आमतौर पर जो किसान थे वो किसान और निम्न जाति के लोग, विशेषकर इसमें जुड़ने वाले हैं पासी समाज के लोग और यादव समाज के लोग जुड़ने वाले हैं। और धीरे धीरे करके इस आंदोलन, अब चूंकि चल रहा है आपका नॉन कॉपरेशन आंदोलन, तो कंसंट्रेशन तो उधर आपका जुड़ा हुआ है। अच्छा, एक आंदोलन में एक काम और किया जा रहा है, मैं आपसे बता रहा हूं बार बार, इन सभी आंदोलनों में धर्म का भी प्रयोग किया जा रहा है। कैसे? जैसे मैंने आपको अभी बताया था कुछ देर पहले कि क्या क्या किया जा रहा था, यहां पर भी वही किया गया। गंगा जल,
गड्ढा बना दिया गया, पानी डाल दिया गया, उसे गंगा जल मान लिया गया, पंडित जी आ गए और उन्होंने मंत्र पढ़ा, कसम दिला दी, और कसम ये ली जा रही है कि हम अधिक कर नहीं देंगे, हम ठेकेदारों को कर नहीं देंगे, बटाई व्यवस्था में जो मेरा हिस्सा बनता उसको हम पूरा लेंगे किसी भी तरह से, मतलब कुल मिलाकर, और पंचायत की बात मानेंगे, हम एकत्रित रहेंगे, ये सब कुछ किया जा रहा था। यानी सब लोग इकट्ठा हो रहे थे, आंदोलन का दायरा बढ़ता चला जा रहा था। क्योंकि कांग्रेस प्रमुख तौर पर एक आंदोलन में इन्वॉल्व थी, जिस वजह से अगर बात करेंगे तो आप देखिए तो बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन नहीं हो पा रहा था। अच्छा, इस बीच एक और बात आती है, वो बात क्या, कि ये जो ठेकेदार आते थे, एक मुद्दा बनकर आया कि ठेकेदार साहब ज्यादा पैसा लेते हैं। तो किसानों के नेताओं ने, मतलब कांग्रेस के नेताओं ने कहा, अच्छा तो एक काम करो भाई, तुम जितना पैसा दे रहे हो इन ठेकेदारों से कहो कि एक काम करो, उतने पैसे की हमें रसीद दो, तुम 25 रुपए ले रहे हो, 25 रुपए की रसीद दो। अब आप समझिए, अभी तक तो रसीद नहीं मांगा जा रहा था, तो रसीद मांगा जब गया किसानों के, तो किसानों ने कहा हाँ ये बात तो सही है, देखो कागज रहेगा तो हम उसका लीगल वे में, यानी वैधानिक तौर पर उसका अच्छे से मुकाबला कर पाएंगे, सबूत होना चाहिए ना। तुम जाकर चिल्लाओ हम बेटे की कसम खाते हैं, हम मम्मी कसम खाते हैं, हम मिट्टी की कसम खाते हैं, हम फलाने कसम खाते, हम दिमाग के कसम खाते, कोई वैल्यू नहीं। क्योंकि अंग्रेजी न्यायिक व्यवस्था में तो जब तक आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं होगा तब तक आप कुछ भी बात नहीं कह पाएंगे। तो एक काम करो, रसीद मांग लो। तो शुरुआत दौर में जब रसीद मांगा गया तो फिर आप जानते ही हैं, एक किसान ने रसीद मांगा तो ठेकेदार ने रसीद दिया नहीं, रसीद दे दिया, मतलब मार 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 मोड़ दिया। लेकिन ये एक किसान के साथ, फिर दूसरे किसान के साथ, फिर तीसरे किसान के साथ, यानी हर किसान कह रहा है कि ठीक है हमें रसीद दो, हम 25 नहीं 26 रुपए देंगे, हमें 26 रुपए की रसीद दो। अब इसको लेकर प्रॉब्लम आ रही है, ठेकेदार रसीद देना नहीं चाहता है, क्योंकि जमींदार ने तो बोला था 20 रुपए लेने को, ठेकेदार ले रहा था। ये उदाहरण है, 20-25 रुपए याद मत कर लीजिएगा, ये सिर्फ उदाहरण को लेकर है। तो अब कहीं ना कहीं वो अधिक कर भी नहीं देगा, और जो दे रहा उसका रसीद दो। अब ये ठेकेदार जब पैसा, जमींदार ने पूछा पैसा साहब पहले कलेक्शन हो नहीं पाया, क्यों नहीं पाया, वो रसीद मांग रहे हैं, रसीद मांग रहे हैं। हाँ साहब कह रहे हैं कि जो आप पैसा ले रहे हो रसीद दो। तो जमींदार ने कहा अच्छा दे दो रसीद, क्या दिक्कत है, रसीद दो। अब जब जमींदारों की ओर से ठेकेदारों पर एक प्रकार का दबाव पड़ा, रसीद दो, तो रसीद कटनी शुरू हो गई। अब ये लिखित प्रमाण जब मिलने लगा तो इसको लेकर अब देखो गुस्सा उधर किसानों में भी है और उधर ठेकेदार को भी गुस्सा लग रहा है, क्योंकि वो 25 रुपए की रसीद तो काट नहीं पा रहा है, 25 मतलब बढ़ा हुआ पैसे की रसीद तो काट नहीं पा रहा है, वो रसीद वही काट रहा है जो उधर जमींदार ने दिया। लेकिन तो जानते ही है भारत है, जुगाड़ तो मिलता ही है, तो यहां से भी रास्ते निकाले गए, जुगाड़ निकाला गया, रास्ता निकाला गया, सब कुछ किया गया, यानी कुल मिलाकर परेशान किया गया। इस और इस बीच जो हम लोग अगर इस आंदोलन को समझने का प्रयास करें तो जो यूनाइटेड प्रोविंस का जो बना था, आपका संयुक्त प्रांत किसान सभा बना था, उसने इसमें सक्रिय रूप से भाग लिया हुआ है। और धीरे धीरे करके वो जो टेनेंसी एक्ट वगैरह आए थे उनकी वजह से खेत छीनना अब उतना आसान नहीं रह गया था, जमींदार के द्वारा, साहूकारों के द्वारा खेत छीनना अब उतना आसान नहीं रह गया था। अच्छा, रसीद मिल गई थी, इस वजह से कहीं ना कहीं लोगों के पास प्रमाण भी उपलब्ध हो गए थे। इस बीच हुआ क्या कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की वजह से कांग्रेस उतने भरपूर तरीके से यहां पर शामिल नहीं हो पाया। धीरे धीरे इस आंदोलन को एक नेतृत्व मिल गया मदारी पासी का और सेहराब का। मदारी पासी पासी समाज से आते हैं, जबकि सेहराब जो हैं वो यादव कम्युनिटी से आते हैं। तो इन दोनों लोगों का नेतृत्व मिला और मदारी पासी बड़े नेता के तौर पर आ गए। शुरुआत दौर में सब कुछ सही रहा, लेकिन धीरे धीरे करके ये आंदोलन कुछ अक्टूबर नवंबर में शुरू होगा और मार्च 1922 तक आकर, यानी कुछ 5-6 महीने तक आकर यह आंदोलन समाप्त हो जाएगा। आंदोलन के समाप्त होने का कारण होगा, यह आंदोलन जो शुरुआत दौर में अहिंसात्मक रूप से चला वो धीरे धीरे करके हिंसात्मक रूप में आ जाएगा। और फिर आप जानते ही हैं, गांधी जी अहिंसा की बात कर रहे हैं, हिंसा का समर्थन नहीं कर रहे हैं। एक आंदोलन में भी हिंसा हो जाएगी, जिसकी वजह से यह आंदोलन भी जल्दी ही समाप्त हो जाएगा, इस आंदोलन को भी समाप्त कर दिया जाएगा। अच्छा, इस बीच आप ये मत सोचिएगा कि आंदोलन इस प्रकार के रुक गए, आंदोलन आगे बढ़ते चले जाएंगे। हिंसात्मक गतिविधि होने के कारण आंदोलन को रोक दिया गया या अंग्रेजों के द्वारा समाप्त कर दिया गया। उधर धीरे धीरे करके जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट
असफल हो गया। 1930 तक आइएगा तो सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट आया, दांडी यात्रा जैसी यात्रा आ गई। बिहार में बिहार किसान सभा का गठन कर दिया गया स्वामी सहजानंद के द्वारा, राहुल सांकृत्यायन के द्वारा, यदुनंदन शर्मा के द्वारा, कार्यानंदन शर्मा के द्वारा, और जिसमें आंध्र प्रदेश के एक नेता है किसान नेता एनजी रंगा, वो भी शामिल हो जाएंगे। और इस बीच अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन किया जाएगा 1936 में। मूल कारण वही साहूकार, जमींदार, व्यापारी और सरकार का जो अत्याचार है उसके खिलाफ होगा। मूल कारण जमींदारी व्यवस्था को खत्म करिए, जमीन जो किसानों की है उसको वापस से किसानों को दे दीजिए, यानी कि किसान जो जमीन का मालिक है उसका मालिकाना हक उसे मिल जाना चाहिए। इस किसान सभा का समर्थन कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने किया है, जवाहरलाल नेहरू ने भी किया है और सुभाष चंद्र बोस ने भी इस आंदोलन का समर्थन किया हुआ है। 1937 में जब अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का बॉम्बे सेशन होगा, उसमें जो है किसानों का घोषणा पत्र भी तैयार किया जाएगा, जिसमें जवाहरलाल नेहरू भी शामिल होंगे। और यहाँ पर आप देखिएगा तो कई सारे किसानों के लिए कई सारे वो घोषणा पत्र बनना कि ये होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। इस बीच 1937 तक का आप देखेंगे तो प्रांतीय चुनाव भी होंगे, जहां पर आप देखिएगा तो बिहार में जो सिंह साहब हैं, क्या नाम है उनका, जो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनेंगे वो, और उत्तर प्रदेश में यानी संयुक्त प्रांत में जो गोविंद बल्लभ पंत साहब बनेंगे। तो ये लोग करेंगे क्या कि जमींदारी प्रथा के उन्मूलन के लिए प्रयास करेंगे। वो एक अलग बात है कि ये सरकारें जो प्रांतीय सरकारें बनी थी वो ज्यादा लंबे समय तक चल नहीं पाएंगी, लेकिन आंदोलन लगातार चलता रहेगा और आगे चलकर इसकी कुछ हद तक सफलताएं भी दिखाई पड़ेंगी। तो फिलहाल इस वीडियो को बच्चों यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको जो मैं जानकारी आप जो जानकारी लेना चाह रहे थे और मैं जो जानकारी देना आपको अब जो चाह रहा था, आपने चूंकि मांगा तो मैंने आप लोगों के लिए जानकारी दिया। उम्मीद करता हूं ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। चैनल लक्ष्य विजय को सब्सक्राइब करना कतई न भूलें, करिएगा। आपका द्वारा दबाया गया सब्सक्राइब का बटन, बेल आइकन, वो मेरे लिए, मेरे मोटिवेशन के लिए, हर प्रकार के मोटिवेशन की बात कर रहा हूं, मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। आपके साथ और सहयोग की मुझे फिलहाल बहुत ज्यादा जरूरत, अपेक्षा, आकांक्षा सब कुछ है। तो उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा है, पसंद आया है। चैनल को खुद भी सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए और साथियों को भी लक्ष्य विजय चैनल के विषय में, लक्ष्य विजय विद राजेश सर का चर्चा करिए, उनको बताइए। जो मैं आपको लोगों को जानकारियां देता हूं वो जानकारियां अपने साथ के प्रतियोगी परीक्षार्थियों के साथ शेयर करिए। मुझे मजबूत करिए, मुझे सशक्त करिए, ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छी अच्छी चीजों, अच्छे अच्छे वीडियो और अच्छे अच्छे कंटेंट को ला सकूं। तो फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और किसान आंदोलन से जुड़ी हुई प्रमुख बातें जो मैंने 3 वीडियो में आप लोगों, ये तीसरा वीडियो है जो मैंने आपको शेयर किया है। उम्मीद करता हूं आपकी जानकारी बढ़ी होगी, उम्मीद करता हूं आपका ज्ञान बढ़ा होगा, उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बस ध्यान रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेस्ट ऑफ लक, गुड बाय।